नमस्कार, जय हिंद दोस्तों और साथियों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल इसलिए है कि आज की इस वीडियो में हम किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो एक समसामयिक विषय पर, जो बहुत ही चर्चा का विषय है, बहुत ही विवादों का विषय है, उस पर मेरे साथियों की या मेरे आसपास के लोगों की एक सामान्य समझ, एक सामान्य सूझबूझ सृजित करने का, निर्मित करने का उद्देश्य लेकर मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के बीच शामिल हूँ। तो जैसा कि हम देखते आए हैं कि भारत के इतिहास में या भारत में संविधान निर्माण से लेकर आज तक जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, प्रावधानों के निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें अक्सर वो तबका इस प्रक्रिया से अछूता, इस प्रक्रिया से दूर रह जाता है जिस पर उन कानूनों का वास्तव में असर पड़ने वाला है, जो लोग उन कानून से प्रभावित होने वाले हैं। मेरा कहने का उद्देश्य और मेरा कहने का संदर्भ मात्र इतना है कि जिन लोगों पर, जिन आम जनता पर, जिन सामान्य जनों पर किसी भी कानून का, किसी भी प्रावधान का, किसी भी नई प्रक्रिया का प्रभाव पड़ने वाला है, अक्सर उनकी राय, अक्सर उनकी सलाह, अक्सर उनकी इच्छाओं को अनदेखा, कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं, वो है हमारा यूनियन सिविल कोड। यूनियन सिविल कोड जिसे हम कहें तो अन्य शब्दों में हम समान आचार संहिता, समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। समान आचार संहिता कह लें, समान नागरिकता संहिता कह लें, या जिसे हम शॉर्ट में आजकल यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड के नाम से देख रहे हैं। तो अगर आप खबरें देखते हो तो आजकल आप एक मुद्दे को, एक विषय को बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं, और वो मुद्दा है यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड। अब हम ये इस वीडियो में एक सामान्य सी अपनी समझ बनाएंगे कि वास्तव में यूनियन सिविल कोड यानी समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता है क्या, और क्यों इस पर इतने विवाद उठ रहे हैं। इस विषय के उठने की, इस मुद्दे के उठने की जो ऐतिहासिक परिकल्पना है, ऐतिहासिक गतिविधियां हैं, वो क्या हैं, और इसमें हम एक नागरिक के तौर पर किस तरह भाग ले सकते हैं, किस तरह अपने विचारों, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें इस मुद्दे में प्रकट कर सकते हैं। तो मैं बात अपनी वहीं से शुरू करता हूं। तो देखिए, यूसीसी को लेकर, यूसीसी जो हमारा विधि आयोग है, जो हमारा कानून आयोग है, उसने 30 दिन का समय दिया है, और 30 दिन के अंदर जितने भी व्यक्तिगत जो सुझाव हैं या फिर संस्थागत सुझाव हैं, यानी कोई भी धार्मिक संगठन, कोई भी धार्मिक समूह या फिर कोई व्यक्तिगत, कोई भी आम आदमी भी अपनी सलाह, अपने विचार विधि आयोग को दे सकता है समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता के बारे में, कि इसमें किस तरह के प्रावधान हो, उसमें क्या किया जाना चाहिए। तो अपने सुझाव देने से पहले, अपने परामर्श देने से पहले कम से कम एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य जन को समान आचार संहिता के बारे में जो सामान्य सी बातें हैं, जो मौलिक सी बातें हैं, वो पता होना चाहिए। और उसी उद्देश्य के साथ हम आज की इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं समान आचार संहिता या फिर समान नागरिक संहिता। समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता के हम थोड़े से इतिहास पर नजर डालें। इसकी जो हिस्ट्री रही है, इसका जो इतिहास रहा है, वो वहाँ से शुरू होता है कि देखिए, सामान्य सी बात है, समान आचार संहिता का अर्थ, अभिप्राय, परिभाषा, जो भी इसके जो आशय हैं, उनकी अगर हम बात करें तो समान आचार संहिता का एक शाब्दिक अर्थ होगा कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के लिए एक समान नियम कानून बनाए जाएं और उन कानूनों को सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू किया जाए। यही समान आचार संहिता है, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो यूनियन सिविल कोड की अगर बात करें तो देखिए, हमारे देश में जो अभी वर्तमान स्थितियां हैं वो ये कि हमारे देश में संविधान 25 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता के एवज में कुछ धार्मिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें ये मुख्य सी बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामान्य जन को
अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म, पंथ, किसी भी संप्रदाय की परंपराओं, रीति रिवाजों या उसके जो भी मान्यताएं हैं उनका पालन करने का अधिकार है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में मेंशन है। लेकिन देखिए, जैसे हमारी भारत की बात करें, जो अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं उनमें हम देखते हैं कि एक सामान्य जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, उसके बहुत सारे कानूनों को कुछ धर्म विशेष जो मतलब वर्ग विशेष हैं उनमें लागू नहीं किया जाता। उनके अपने पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। जैसे हम बात करते हैं भारत में सिख और इस्लाम है, जो हमारा इस्लाम धर्म है, जो ईसाई धर्म है, इनके लिए कुछ अपना अलग प्रावधान, अलग नीतियां हैं, जबकि अन्य सभी धर्मों पर सामान्य जो न्यायपालिका के कानून हैं वो लागू होते हैं। इस स्थिति में जो मुख्य विवाद ये है कि क्या देश के सभी लोगों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून संहिता, एक समान विधि संहिता होनी चाहिए, जिस विधि संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके पंथ, उसके संप्रदाय का भेदभाव किए बिना एक समान रूप से उसके साथ कानूनी व्यवहार किया जाए। यही क्या है? समान आचार संहिता है। तो यहाँ समान आचार संहिता के विवादों के उठने की पीछे जड़ें दो बातें हैं। एक विवादास्पद जो कंडीशन है वो ये कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 संविधान का अनुच्छेद 25 और 14, जहां अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और अपने धर्म के अनुसार परंपराओं, मान्यताओं और रिवाजों को अनुपालन करने, उनको जारी रखने का पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 25 में। जबकि अनुच्छेद 14 संविधान के अनुच्छेद 14 में ये साफ इंगित है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। किसी भी धर्म, पंथ, वर्ग या संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी लोगों को कानून के सामने बिल्कुल बराबर माना जाएगा। तो यहाँ इन दोनों अनुच्छेदों के बीच में एक विवादास्पद जो चीज़ मिलती है वो ये, एक तरफ कहा गया कि कोई धर्म, पंथ या वर्ग विशेष के लोगों को अपनी मान्यताओं, परंपराओं का अनुपालन करने का पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण अधिकार है, और एक तरफ कहा गया कि विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, सभी लोग समान माने जाएंगे। तो इसके जो विवादों की जो जड़ है वो कहाँ से आती है, हम उसको थोड़ा सा क्या समझ कर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1882 की। 1882 में 1882 में हिंस्टन योजना के माध्यम से हेस्टिंग जो योजना है, हेस्टिंग योजना एक आई 1882 में, जिस योजना के तहत भारत में मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष स्वायत्तता, कुछ विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया था। हेस्टिंग योजना के भारत में आने के बाद स्थिति जो है, थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो इस काल की स्थिति की हम बात करें तो इस समय औपनिवेशिक शासन के उद्देश्य लगभग ये थे कि भारत में किसी भी तरह से विभाजन की, बांटने की जो है, समुदायों को अलग करने की जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतारा जा रहा था। उसी समय हेस्टिंग योजना के तहत भारत में मुस्लिम संप्रदाय को कुछ विशेष स्वायत्तताएं, कुछ विशेष अधिकार देने की बात की गई थी। अगर बात करते हैं 1929 में अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक संगठन है, एक विशेष जो वर्ग है, जमीयत अल उलेमा। 1929 में जमीयत अल उलेमा नाम के वर्ग ने, संगठन ने क्या किया कि जो उस समय हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ होने वाला था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को में शामिल होने के लिए मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को जो है कह सकते हैं कि अपनी ओर आकर्षित किया, या उन्हें जो है इस शर्त पर मनाया कि जो भारत में मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, उन्हें सभी के समान अधिकार प्राप्त होंगे, उन्हें सभी के समान जो है ट्रीट किया जाएगा। जमीयत अल उलेमा ने इस शर्त के साथ जो है भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के मुस्लिम वर्ग को शामिल करने का प्रयास किया था, उन्हें इस ओर जो है आकर्षित करने की कोशिश की थी। इसके बाद हम देखते हैं तो 1993 में जो एक चीज़ हुई कि 1993 में भारत में जो कह सकते हैं
कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की जो बात कही गई, जिसमें एक जो इस समझौते का, इस विचार का जो अंत है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ इस समझौते का अंत इस रूप में हुआ कि भाई भारत में जो मुस्लिम वर्ग के जो भी मुद्दे होंगे, जो मुस्लिम महिलाओं के जो भी मुद्दे होंगे, उन्हें मुस्लिम जजों द्वारा निपटारा करने का, सुलझाने का अधिकार इसी शर्त के द्वारा रखा गया था। 1993 में भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं को स्वायत्तता या मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए एक सामान्य सी जो समझ है, एक सामान्य सी जो सहमति है, वो बनी 1993 में। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा अगर आगे नजर डालें तो 2016 में 2016 में हुआ ये कि भारत में विधि आयोग द्वारा एक 22वां विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग का गठन हुआ और विधि आयोग के गठन का उद्देश्य था कि भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता है, इसके बनाने के लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ 2016 में। हालांकि 2016 में भी जो है, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अगले 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव, अपने परामर्श जो है दे सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, या जिन प्रावधानों को जो विधि आयोग ने प्रस्तावित किया है उनमें कोई संशोधन, उनमें कोई बदलाव होना चाहिए, यूनियन सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है। इस तरह की बात जैसी आज यानी कि 2023 में विधि आयोग ने रखी है, उसी तरह का एक प्रस्ताव 2016 में विधि आयोग ने देश के सामने रखा और उस समय धार्मिक संगठनों और व्यक्तिगत रायों को आमंत्रित किया गया था। और उस समय 2018 में जब इसका निर्णय आया, विधि आयोग का निर्णय में ये कहा गया था कि अभी इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता देश में नहीं है, समान आचार संहिता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2023 में एक बार फिर से ये जो मुद्दा है वो एक ज्वलंत मुद्दे की तरह उठ आया है। अगर हम इसके पीछे ऐतिहासिक अगर परिदृश्य को देखते हैं तो यहाँ पर देखें तो इस तरह के जो मांगों का जो सिलसिला है वो 1882 से लेकर 1929 में एक ऐसी घटना है, 1993 की घटना है और 2016 में आकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। इसी के साथ हम कुछ घटनाओं की जब बात करते हैं कि जिन घटनाओं ने भारत में जो मुस्लिम समुदाय को विशेष अधिकार प्राप्त हैं कानूनी मामलों में, उसको लेकर जो विवाद भारत में उत्पन्न हुए हैं, उनमें से एक सबसे ज़्यादा बहुचर्चित विवाद है जिसको हम साहबानो केस के नाम से जानते हैं। तो साहबानो केस को हम जो है इस संदर्भ में, इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखते हैं। तो साहबानो केस अक्सर जो है मैं मानता हूं कि अधिकांश लोगों ने, जो राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने सुना होगा, क्योंकि कक्षा 12वीं की जो राजनीति विज्ञान है वहाँ इसका जिक्र है। साहबानो केस क्या था? तो देखिए 1978 की बात है, 1978 की बात है और 1978 में एक मुस्लिम महिला, 62 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अपने पति के तलाक दिए जाने के बाद, यानी जो 3 तलाक वाला प्रावधान इस्लाम में था, उसके तहत उसके मतलब जो है साहबानो, जो 62 वर्षीय महिला थी, उनके पति ने तलाक दिया और पति के तलाक दिए जाने के बाद जो साहबानो हैं वो कोर्ट की ओर जो उन्होंने रुख किया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने में लगभग 7 साल लग गए, यानी कि 1985 में आकर ये एक मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये 1978 में 78 में केस हुआ और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने में लग गए करीब 7 साल। 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जो साहबानो थी वो जो इब्बत बोलते हैं, मतलब जो मेहर की रकम होती है, यानी किसी को भी तलाक दिए जाने के बाद जो गुजारा भत्ता है, यानी कि जो खर्च है, उसके लिए साहबानो केस का केस था। और इस केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की खंडपीठ और साथ ही साथ तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका नाम था Y.V. चंद्रचूड़, Y.V. चंद्रचूड़ जो तत्कालीन न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके साथ 4 अन्य न्यायाधीश, इस तरह 5 जजों की खंडपीठ ने इस मामले में निर्णय ये दिया कि साहबानों को के पति को ये निर्देश दिया गया कि वो मतलब साहबानों को जो गुजारा भत्ता है, जो इब्बत है,
वो मतलब दी जाए। अब यहाँ एक कमाल की बात, एक बहुत ही हैरानी की बात आप देखें कि शाहबानो केस में जो मुख्य के समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो थे YV चंद्रचूड़। और भारत में इस समय इनके ही पुत्र जो DV चंद्रचूड़ हैं, यानी धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ हैं, वो देश के वर्तमान न्यायाधीश हैं। और इन्हीं के पिता ने 1985 में YV चंद्रचूड़ जी ने ये इस निर्णय में, इस मामले में फैसला दिया था। तो इस जो है मामले की अगर बात करते हैं तो इसमें फैसला आने के बाद हुआ ये कि जब धार्मिक संगठनों द्वारा जो है देश की तत्कालीन सरकार राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाया गया, तो देश की उस समय की तत्कालीन सरकार ने संसद में एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को, इस फैसले को बदल दिया। क्योंकि जो उस समय के मुस्लिम संगठन थे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, उनकी मांग ये थी कि जो शाहबानो का मामला है, शाहबानो का केस है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है और इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, न्यायपालिका को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि शाहबानो के पति को, शाहबानो को गुजारा भत्ता देना चाहिए, लेकिन मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश पास किया और इस अध्यादेश के बाद इस फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल दिया और फैसले को ये कर दिया कि ये जो मामला है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है और इसमें निर्णय लेने का अधिकार भी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम जो है संप्रदाय के लोगों को ही है। तो इस तरह इसे बड़ी छेड़छाड़ मानी जाती है। इसे इस तरफ देखा जाता है कि जहाँ पर एक सामान्य महिला को अपने जो है तलाक के बाद गुजारे भत्ते के लिए न्यायपालिका में अपील करने का पूर्ण अधिकार है, वहीं पर शाहबानो को 1985 में इस अधिकार से, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण हुआ। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखा गया इस मुद्दे मतलब मामले में या अन्य कई मामलों में, फिर सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे देश में जहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और यहाँ भी जो है एक बात को मजबूती से, हालांकि जब से हमारा संविधान बना वहाँ सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की बार बार बानगी होती रही है, मांग होती रही है। और इस सब के होने के बावजूद भी जो भारत में किसी भी धर्म विशेष के मामलों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने, न्यायपालिका को इंटरफेयर करने तक का अधिकार नहीं दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अनुचित या फिर अन्यायपूर्ण मानना जो है गलत नहीं होगा। इसमें जो सिंपल सी बात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, यानी समान आचार संहिता की है, कि भारत में किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, किसी भी वर्ग विशेष का हो, उसे न्यायपालिका के समक्ष, कानून के समक्ष जो है एक समान जो है देखा जाए, एक समान माना जाए। किसी के भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई प्रावधान, कोई कानून या अलग से उन्हें जो है किसी भी तरह का दोहरा व्यवहार का सामना ना करना पड़े, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मांग है वो उठ रही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के किन किन देशों में आज वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो देखिए बहुत सारे देश आज मतलब विश्व में हैं जिन देशों में वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड काम कर रहा है। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, आपका रूस, साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड इत्यादि बहुत सारे देश हैं जिन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, जहां पर समान आचार संहिता पहले से लागू है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाभों की बात करें, फ़ायदों की बात करें, तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो होने वाले लाभ हैं, जो फ़ायदे हैं, उनमें कुछ मुख्य जो फ़ायदे हैं वो ये कि पहली बात तो जिस चीज़ से पूरा देश जो है ग्रसित है, पूरा देश जिससे जूझ रहा है, और वो है न्यायपालिका पर जो है केसों का, न्यायपालिकों पर जो भी मुकदमों का अतिरिक्त भार है उसे कम करना। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो देश की न्यायपालिका पर जो बहुत सारे केसों का, बहुत सारे मामलों का भार है उसे कम किया जा सकेगा और न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष होकर, वो एक निर्दिष्ट होकर किसी भी व्यक्ति पर न्यायिक व्यवस्था के अनुसार, न्यायिक प्रावधानों के अनुसार जो है कार्रवाई कर सकेगी या उसके लिए न्याय की व्यवस्था कर सकेगी। पहली चीज़, जो पहला लाभ है सामान्य आचार संहिता से, वो ये होगा।
अगर दूसरे लाभ की बात देखें तो हम देखते हैं अक्सर कि राजनीतिक जो है पार्टियां राजनीतिक चुनावों के समय ऐसे धार्मिक मुद्दों को, ऐसे धार्मिक जो है विवादों को जन्म देती हैं जिनसे कहीं ना कहीं नुकसान, जिनसे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी जो हानि है वो आम जन को, आम व्यक्ति को उठानी पड़ती है, और इस नुकसान की जो भरपाई है वो सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति कर पाता है। इस तरह के जो भी सामान्य आचार संहिता होगी या सामान्य नागरिक संहिता होगी तो राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को ऐसे धार्मिक पक्षों को मुद्दा बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। तो एक दूसरा लाभ है वो ये होगा। तीसरा जो लाभ होगा कि देश में जो विधि का शासन है यानी कानून का शासन है उसे मजबूती मिलेगी, उसमें लोगों की निष्ठा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जो देश की कानून व्यवस्था है, देश का शासन तंत्र है, वो किसी भी धार्मिक, किसी भी पंथीय पक्षपात के बिना देश में कानून का शासन, देश में विधि का शासन जो है लागू कर पाएगा। इस तरह के लाभों की जो है हम बात यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में करते हैं। तो इन सभी लाभों को देखते हुए या हम देखें कि जो परिप्रेक्ष्य रहा पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसे देखते हुए अपना खुद का निर्णय हमारा हो सकता है, हमारी राय हो सकती है। हो सकता है कि इस मुद्दे पर किसी की राय अपने धर्म विशेष से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो, ये होना स्वाभाविक है, आम सी बात है। लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते किसी भी देश में उसे विधि के समक्ष जो है समान व्यवहार किए जाने या समान व्यवहार करने का पूर्ण अधिकार है। और ये न्याय संगत भी है कि देश में जब हम कहते हैं कि भारत विश्व का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेक्युलर कंट्री है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, एक सेक्युलर कंट्री में एक समान कानून क्यों ना हो? क्यों ऐसा हो कि किसी धर्म विशेष को अलग कानून से जो है ट्रीट किया जाए और किसी अन्य धर्म विशेष को के लिए अलग कानून, अलग प्रावधान हो? ये विवादों का मुद्दा ज़रूर है, लेकिन अगर हम नैतिक तौर पर सोचें, अगर हम जो है मॉरलिटी के आधार पर सोचें तो पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना किसी भी देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए, किसी भी देश की शांति के लिए एक जो है साधन है, एक माध्यम है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक सामान्य सी समझ, एक सामान्य सी सूझबूझ बन पाने में मदद मिली होगी। और हम जो है, जो भी लोग अपनी सलाह, कोई धार्मिक संगठन है या कोई व्यक्तिगत सलाह देना चाहता है तो वो अपनी सलाह member secretary-lci.gov.in पर ईमेल करके भेज सकते हैं। और यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपनी सलाह देना चाहते होंगे उनमें से अधिकांश लोग शायद मेल ना कर पाएँ, तो वो किसी भी अन्य व्यक्ति से अपने सुझाव, अपने जो भी परामर्श हैं, अपनी जो भी सलाह हैं, वो विधि आयोग को भेज सकते हैं 30 दिन के अंदर। ये जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते कम से कम हमें उन मुद्दों की समझ हो जिन मुद्दों से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, जिन कानूनों से, जिन विधियों से हमारा जीवन प्रभावित होने वाला है। ये बहुत ही गलत होगा कि इसके बावजूद भी हम उससे वंचित रहें, हम उससे अनजान रहें, अनभिज्ञ रहें, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। और मेरा उद्देश्य पूरा होता है इसके साथ ही कि मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता के बारे में सामान्य सी विचारधारा बनाने में मदद कर पाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही विषय पर और अपने एकेडमिक्स के टॉपिक्स को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी इस तरह की सामान्य सी समझ और जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।